इवनिंग। सबसे पहले अपन को कोई कला संस्कृति चीज ध्यान रखनी दोस्तों, समझना ज्यादा है। एक बिंदु को अपन समझा के चलेंगे, फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, और इसमें मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगी आपके उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक शब्द है दुर्ग। जुड़ते जाएं और अध्ययन स्टार्ट करें अपना। दुर्ग का अगर अपन दुर्ग शब्द को निकालते हैं तो ये बनेगा दु प्लस ग, और इसका जो अर्थ होता है सामान्यतः इसका अर्थ माना जाता है ऐसा स्थान जहां गमन करना दुर्गम हो। ऐसा स्थान, देखिए दुर्ग शब्दों से मिलकर बना है दु प्लस ग, जिसका अर्थ होता है सामान्यतः ऐसा स्थान जहां पर गमन का मतलब होता है आना जाना। तो ऐसा स्थान जहां पर गमन करने में दिक्कत होती हो या आने जाने में परेशानी होती हो, उन स्थान को क्या कहते हैं साहब? अपन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। अब अगली बात करते हैं दुर्गों के बारे में। तो राजस्थान में दुर्ग निर्माण की अति प्राचीन परंपरा है। अति प्राचीन क्या है? परंपरा। ठीक है, तीसरी चीज अब आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, दुर्गों के बारे में किसी भी राज्य के विकास के 7 अंग माने गए हैं। विकास के लिए कितने अंग माने गए हैं? 7 अंग। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दुर्गों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी देती है वो कौन सी नीति देती है? शुक्र नीति। कौन सी नीति देती है? शुक्र नीति देती है। और इस शुक्र नीति में आपको ध्यान रखना है, शुक्र नीति में किसी भी राज्य के विकास के कितने अंग माने गए हैं? 7। ये आपको याद रखना है। कितने अंग माने गए हैं? 7। या कि किसी राज्य का पर वो विकास, अगर उस राज्य का विकास होना है या विकास करना है तो उसके 7 अंगों को बराबर लेके चलेंगे तो वो राज्य एक संपन्न राज्य की श्रेणी में आएगा। सबसे पहले राजा आमत्य, या इसको कहते हैं अपन मंत्री। तीसरा सुहत। चौथा है आपका कोष। 5वां है आपका सेना। 5वां है आपका सेना। और 6वां अगर आपसे बात करता है दोस्तों तो 6वां है आपका कौन सा? दुर्ग। कौन सा है? दुर्ग। तो किसी भी राज्य के विकास के अपन कितने अंग माने गए हैं? 7 माने गए। 7वां जो है आपका वो कौन सा है? राष्ट्र। वो कौन सा है? राष्ट्र। तो देखिए शुक्र नीति के अनुसार किसी भी राज्य के विकास के लिए कितने अंग माने हैं? 7 अंग माने गए हैं। और 7 में आपको ध्यान रखना है 7 में कौन से आते हैं? तो 7 में आपके लिए देखिए राजा, आमत्य मंत्री, सुहत, कोष, सेना, दुर्ग और राष्ट्र। इसका मतलब किसी भी राज्य के विकास के लिए कौन महत्वपूर्ण है दोस्तों? दुर्ग। कौन है? दुर्ग है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। इसी नीति के अनुसार किसी राज्य को मानव शरीर का दर्जा दिया गया है। तो मानव शरीर का दर्जा दिया गया है। मानव का सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग को इसमें किसकी संज्ञा दी गई है? किसकी दी गई है? हाथ की। दुर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दुर्ग दु प्लस ग, ऐसा स्थान जहां पर आना जाना कठिनाइयों भरा हो या दुर्गम हो, उस स्थान किसके नाम से जाना जाता है? दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दुर्ग निर्माण की जो परंपरा है राजस्थान, वो प्राचीन परंपरा है दोस्तों। सबसे दुर्गों के बारे में सर्वश्रेष्ठ जो जानकारी मिलती है वो कौन? शुक्र नीति के अकॉर्डिंग किसी राज्य के विकास के लिए कितने अंगों को माना गया है? 7 अंगों को माना गया है। कौन कौन से? राजा, आमत्य मंत्री, सुहत, कोष, सेना, दुर्ग और राष्ट्र। किसी भी राज्य को मानव शरीर माना गया, और मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो कौन सा होता है? हाथ।
इसीलिए हाथ की संज्ञा दी गई है किसको, आपके दुर्ग को, किसको दी गई है, ठीक है। गुड इवनिंग अभिलाषा जी। उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन दुर्गों के बारे में। तो मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति आपने देखी होगी, कहीं तो राजस्थान में मरुस्थल है, तो कहीं पठारी प्रदेश है, कहीं पहाड़ी भूभाग है, कहीं मैदानी प्रदेश है, और राज्य में दुर्गों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए अब मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है हमेशा। दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है कौन से ग्रंथ से, मनुस्मृति से। कौन से ग्रंथ से, मनुस्मृति से। तो दुर्गों के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, मनुस्मृति से मिलती है जी। उसके बाद दुर्गों के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाता है कि दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ, जो दुर्गों के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी जो प्राप्त होती है, तो जानकारी जो प्राप्त होती है वो कौन से होती है आपके, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नीति से होती है, शुक्र नीति से। कौन सी नीति से, शुक्र नीति से। ठीक है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम दुर्गों के साक्ष्य, किसके साक्ष्य, दुर्गों के जो साक्ष्य मिले थे वो कौन सी सभ्यता में मिले थे, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सी सभ्यता में मिले थे, कालीबंगा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में किसके अवशेष देखने को मिले थे, आपके दुर्गों के अवशेष देखने के मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दुर्ग शब्द है, स्थापत्य कला का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दुर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, दू प्लस गए। इसका अर्थ ऐसा होता है, ऐसा स्थान जहां पर गमन करना दुर्गम यानी आने जाने में कठिनाई हो, उस स्थान को किसके नाम से जाना जाता है, दुर्ग के नाम से। राजपूताने में दुर्ग निर्माण की अति प्राचीन परंपरा रही है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहीं तो कहीं मैदान से, इसके कारण से राजा अपने रहने के लिए ऐसे स्थान बनाते थे। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य के विकास के लिए कितने अंगों को मुख्य माना गया था, 7 अंगों को, जिनमें कौन कौन से थे, राजा, अमात्य मंत्री, सुहद, कोष, सेना, दुर्ग और राष्ट्र। उस राज्य को मानव शरीर का नाम दिया गया है, और मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, हाथ होता है। तो दुर्गों को इसमें किसकी संज्ञा दी गई है, हाथ की संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है, मनुस्मृति से मिलती है। दुर्गों के बारे में सर्वश्रेष्ठ जो जानकारी मिलती है वो कौन सी नीति से मिलती है, शुक्र नीति से मिलती है। और सर्वप्रथम दुर्गों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी सभ्यता में देखे गए थे, कालीबंगा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए, दुर्गों के बारे में अपन अगर आगे बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, दुर्ग सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक बात करता है तो सर्वाधिक कौन के, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक दुर्ग कौन से प्रदेश में है, तो महाराष्ट्र। कौन से में, महाराष्ट्र। अगर राजपूताने की बात करें या आपसे राजस्थान की बात करें, तो दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा। और दूसरा राज्य यहां पर अगर आपको पूछा जाता है तो वो कौन सा है, एमपी। कौन सा, एमपी। राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं, कौन से में, जयपुर में। कहां पर पाए जाते हैं, जयपुर में। अब आपको ध्यान रखना है, भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान किसका है, एमपी का है। तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कहां पर है, आपके जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना, एक गणना हुई थी दुर्गों की, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक गणना के अनुसार राजस्थान में कुल दुर्ग
एक गणना के अनुसार राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी बताई गई थी, 250। ये प्रश्न आया हुआ है। अगर दूसरे राजस्थान में कुल दुर्ग कितने, तो क्योंकि ये प्रश्न पहली बार हुआ था एक बार, तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रश्न है, सॉरी कितने दुर्ग हैं आपके, 250। तो राजस्थान में जब दुर्गों की गणना हुई तो दुर्गों की संख्या निकलकर कितने सामने आई हमारे सामने, 250 दुर्ग। अर्थात राजस्थान 250 दुर्ग थे। इन 250 दुर्गों में से 84 जो दुर्ग हैं, कौन से दुर्ग, 84 जो दुर्ग हैं वो कौन सी जगह पर स्थित थे, मेवाड़। कहां पर स्थित थे, मेवाड़। और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसका, 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था मेवाड़ के साथ, जिसका नाम था महाराणा कुंभा। क्या नाम, महाराणा कुंभा। अब आपको ध्यान रखना है, दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत में सर्वाधिक दुर्ग कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान कौन सा है, एमपी का। राजस्थान में अगर दुर्गों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका, जयपुर है। अब एक गणना हुई थी, उस गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल कितने दुर्ग पाए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कुल कितने दुर्ग हैं, 250 दुर्ग हैं। ठीक है, इन 250 दुर्गों में से सर्वाधिक जो 84 दुर्ग हैं, सर्वाधिक जो 84 दुर्ग है वो कौन सी जगह पर है, आपके मेवाड़। और 84 दुर्गों में से मेवाड़ में 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। दोस्त इसके महाराणा कुंभा की इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। इस बात का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है कौन से ग्रंथ में, और ये ग्रंथ आपको अच्छी तरह से याद होगा, जिसका नाम है वीर विनोद ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ। तो वीर विनोद ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का जो निर्माता है वो कौन है, महाराणा। और इस ग्रंथ का जो रचयिता है वो कौन है, कवि राजा श्यामल दास। कौन है, कवि राजा श्यामल। ठीक है दोस्त, अब आपको ध्यान रखना है, इसीलिए महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य जन में स्थापना किसको माना जाता है, वो किसको माना जाता है, महाराणा कुंभा को। किसको माना जाता है दोस्तों, महाराणा कुंभा को। वेरी गुड टीकम जी, बहुत अच्छा। तो स्थापत्य कला का जनक किसको माना गया, महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा राजपूताने में एक ऐसा शासक हुआ है जिसने सर्वाधिक उपाधियां धारण की हैं। सर्वाधिक क्या धारण की है, सर्वाधिक उपाधियां। तो सर्वाधिक उपाधि धारण करने वाला शासक कौन हो गया, महाराणा कुंभा। इन्हीं उपाधियों की श्रेणी में एक उपाधि धारण की थी इन्होंने, जिसका नाम था हाल गुरु। और हाल गुरु उपाधि धारण की थी क्यों, क्योंकि गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्गों के स्वामी होने के कारण उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी, हाल गुरु। कौन सी, हाल गुरु। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। साउंड अटक रहा है, नहीं अभी तो आ रहा होगा, वॉइस प्रॉब्लम कर रही है। ये ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार पुणे देख लेते हैं। अब वॉइस की अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता, दुर्ग, भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कौन सी जगह पर है, महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है, एमपी। राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया, तीसरा। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा हो गया, जयपुर। राजस्थान में ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है सर, मेरे में नहीं आ रही, अटक रही है। एक गणना हुई थी, इस गणना के अकॉर्डिंग राजपूताना में कुल कितने दुर्ग देखे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कितने, 250। 250 दुर्ग, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इन 250 दुर्गों में से 84 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था, वो सर्वाधिक दुर्ग 84 दुर्ग कहां पर है, मेवाड़ में। और मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। इस बात का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है, वीर विनोद में। और वीर विनोद ग्रंथ को रचयिता कौन है, कवि राजा श्यामल दास। कौन है, कवि राजा श्यामल दास। इसीलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है।
राजपूताने में सर्वाधिक जो उपाधि धारण करने वाला शासक था वो कौन था? महाराणा कुंभा। और इसी श्रेणी में उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका क्या नाम था? हालगुरु। क्या नाम था? हालगुरु। हालगुरु की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि वो गिरी दुर्गों का स्वामी था, इसलिए उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपको हालगुरु की। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? दुर्गों की श्रेणियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अब श्रेणियों में देखिए, मनुस्मृति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति। और दुर्गों को, किसको? दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, स्मृति के अनुसार दुर्ग कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं? 4। उसके बाद तो हुई पहली, आती है तो आप अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इन दोनों का वर्गीकरण सेम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सर स्मृति का क्यों नहीं बताया, नहीं बताइए, वो लगभग सेम है, इसलिए आपको एक के साथ ही करवाऊंगा। को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 4। अब कौन सी श्रेणी है? 4। तो देखिए अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग पहली अगर अपन बात करते हैं तो पहली जो श्रेणी है आपकी वो है कौन सी? बताओ, कमेंट के माध्यम से बताना। औदक, दूसरी गिरी, तीसरी वनदुर्ग, और चौथी है आपकी धानवन दुर्ग। धानवन कह देते हैं इसको, या इसको क्या कहते हैं अपन? धानवे। तो आप में धानवे हो, ये 4 किसके बांटी गई है? तो आपको ध्यान रखना है किसके अकॉर्डिंग बांटी गई है? बांटी गई है किस? अब देखिए समझना यहां पर है, मनुस्मृति के अनुसार कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4। अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ हुआ? कौटिल्य का। और कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसमें भी कितनी श्रेणियों में बांटा गया? इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 4 श्रेणी है? पहला तो है औदक दुर्ग, दूसरा है गिरिया पर्वत दुर्ग, तीसरा है वन दुर्ग, चौथा है धानवन या दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, आपको एक एक चीज समझ, इनका अर्थ अगर आपकी समझ में आ गया, इनका उदाहरण देखिए। क्यों मैं आपको यहाँ पर जब जोर दे रहा हूं इस चीज के बारे में, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सीधा सा प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न सुन लेना, पहले ये प्रश्न हुआ, प्रश्न पूछता है गागरोन दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब ये प्रश्न हुआ, अब उसने वहां पर आंसर में दे दिया, जैसे अपन को धानवे एक, दूसरा दे दिया औदक, तीसरा दे दिया आपको गिरी, और चौथा दे दिया आपको साहब सहाय। अब बताइए आंसर बताना कौन सी श्रेणी में आता है। तो अब आपको ध्यान यहां पर क्या रखना है? देखिए गागरोन दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप आइए कमेंट माध्यम से। वेरी गुड अलका जी, वेरी गुड। धानवन में नहीं आएगा, औदक में है। तो देखिए
ये धानवन में औदक गागरोन जो दुर्ग है वो किस औदक में क्यों आएगा वो देखते हैं अपन अब। वेरी गुड, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा दुर्ग होगा? औदक। अगर औदक नहीं आता तो आंसर क्या होगा? जलदुर्ग। क्या होगा? जलदुर्ग। ठीक है, ये आपका आंसर। हल का बाद आपके लग रहा है कि आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको ध्यान रखना है, औदक का अर्थ होता है जल, पहला। ठीक है, गिरि या पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, या पहाड़ कह दीजिए। वन का मतलब जंगल, और धानवन का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल। समझ गए होंगे, मुझे इस बात से समझ गए होंगे कैसे कैसे वो औदक दुर्ग के बारे में परिभाषा। दुर्ग जो दीप की भांति जल से घिरा हुआ हो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? अपन औदक दुर्ग कहते हैं। जैसे बात करूं मैं आपसे, ऐसा दुर्ग जो दीप की घिरा हुआ उस दुर्ग को क्या कहते हैं? अपन औदक दुर्ग कहते हैं। जैसे माना कि ये आपका एक दुर्ग ले लेते हैं अपन, और इस प्रकार से अगर कोई नदी आ रही है, या इस प्रकार से इधर से कोई नदी आ रही है, या इस प्रकार से कोई नदी चल रही है, तो यानी कि ऐसा दुर्ग जो दीप की भांति किससे गिरा होगा? जल से गिरा होगा। वो दुर्ग कौन सी श्रेणी में जाएगा? आपका औदक दुर्ग श्रेणी में। और राजस्थान सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है इसका, तो वो कौन सा है आपको ध्यान रखना है। तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा होगा? गागरोन। क्यों होगा? क्योंकि ये जो दुर्ग है एक तो आपके काली सिंध और ये आहू नदी के किस पर बना हुआ है? संगम स्थल पर। ठीक, दूसरा अगर बात करते हैं अपन, तो दूसरा दुर्ग है जैसे आपका भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़। अब ये कैसे होगा? तो देखिए, ये एक दो नदियां, एक तो चम्बल प्लस बामनी, और दोनों नदियों के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आपका भैंसरोडगढ़। औदक दुर्ग की परिभाषा सुन लेना, ऐसा दुर्ग जो जल की भांति दीप से घिरा हो, सॉरी दीप की भांति जल से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? अपन औदक दुर्ग। अर्थात ऐसा दुर्ग जो जल से घिरा होगा उस दुर्ग को क्या कहेंगे? अपन औदक दुर्ग कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा आएगा? गागरोन। और इधर कौन सा आएगा? भैंसरोडगढ़। गागरोन जो दुर्ग है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। गागरोन दुर्ग कौन सी नदी के संगम स्थल पर है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी नदी पर है? चम्बल और पामनी। ठीक है, उसके बाद आता है गिरी या पर्वत। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी, जो ऊंचे, ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी या पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग? अपन गिरी दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? गिरी दुर्ग। ऐसा दुर्ग पहाड़ी श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हो उस दुर्ग को क्या कहते हैं अपन दोस्तों? गिरी दुर्ग, या इसको क्या कहते हैं? पर्वत दुर्ग। उदाहरण बहुत है, क्योंकि राजस्थान में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में जो दुर्ग गिरी दुर्ग है। कौन से दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे उदाहरण की बात करूं मैं आपसे, तो उदाहरण में जैसे ले लूं मैं आपसे चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ ले लिया। उसके बाद जैसे मैं आपसे बात करूं कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद जैसे आपसे बात करें तो आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, यानी राजपुताना में जो अधिकतर दुर्ग है वो ध्यान रखते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आपको ध्यान रखिए कौन सी? गिरी। तीसरा आ गया साहब कौन सा? बनदुर्ग। और वन को क्या कहते हैं? जंगल। क्या कहते हैं? जंगल। तो आपको यहां ध्यान रखना है, ऐसा दुर्ग जो घने जंगल या बिहड़ के मध्य स्थित हो, जंगल या बिहड़ के मध्य स्थित हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? अपन के वन दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो घने जंगल या बिहड़ों के मध्य स्थित हो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? अपन वन दुर्ग कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है राजस्थान में, वो कौन सा है? आपको सब पता है, रणथंबोर। कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो आपको ध्यान रखना वन दुर्ग में आता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, रणथंबोर दुर्ग के साथ साथ कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरी दुर्ग श्रेणी।
प्रश्न जैसे यहां से ये पुटअप हो जाता है, याद रखना है कि रणथंभौर दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही मिल जाए, एक तो गिरी मिल जाए, एक वन मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन मिल जाए कि आपको दोनों। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों के अंतर्गत आता है। और तो क्या बताया था मैंने दोस्तों, मरुस्थल। तो ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल के बीच बीच स्थित हो, मरुस्थल के बीच में स्थित हो, या मरुस्थल में स्थित हो, मरुस्थल के बीच में हो या मरुस्थल में स्थित हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाता है, आपका धानवन दुर्ग। और इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर, या इसको कहते हैं अपन सोना, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बात करें तो जूनागढ़, जूनागढ़ के बाद में बात करें तो भटनेर। ये सारे जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, धानवन दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत। अब हमने इन लोगों ने 4 श्रेणियां बताई और 4 श्रेणी पढ़ी, लेकिन सामने समस्या आ गई कि हम माने कौन सी श्रेणी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कि कौटिल्य के अनुसार सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है, तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, मनुस्मृति हो या कौटिल्य हो, मनुस्मृति हो या अर्थशास्त्र हो, इन दोनों के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन जो दुर्ग माना गया है राजपूताना, वो कौन सा दुर्ग माना गया है, गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग माना गया दोस्तों, गिरि दुर्ग। औदक दुर्ग नहीं है, थोड़ा करेक्शन कर लेना अगर किसी ने औदक दुर्ग पढ़ रखा हो तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा दुर्ग है, आपका गिरि दुर्ग है। ये किसकी श्रेणी हो जाती है आपको दोस्तों, अर्थशास्त्र के किसके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। एक बार पुनः बता देता हूं, दुर्गों की श्रेणियां पढ़ी। सबसे पहले सर्वप्रथम दुर्गों के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ भी कौन सा था, मनुस्मृति। इस मनुस्मृति का कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में। दूसरा ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र, किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य। इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में। इन दोनों के अनुसार श्रेणियां सेम थी। कौन कौन सी श्रेणी, एक तो था आपका औदक, एक था गिरिया पर्वत, एक था कौन सा, वन दुर्ग, एक कौन सा था, धानवन। औदक का अर्थ क्या होता है, जल दुर्ग, जो दीप की जल से घिरा, उस दुर्ग को हम कौन सा दुर्ग कहते हैं, औदक दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन सा है, गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, मनोहरपुर का दुर्ग, मंडलगढ़ का दुर्ग। ये जो दुर्ग है वो कौन से दुर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं आपके। दूसरा है वन दुर्ग, आपको ध्यान रखना है, वन का अर्थ मतलब क्या आता है, जंगल। ऐसा दुर्ग जो घने जंगल या बिहाड़ों के मध्य स्थित हो उसको क्या कहते हैं अपन, वन दुर्ग कहते हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण जो होगा उसका किसको कौन सा होगा साहब, रणथंभौर। कौन सा होगा, रणथंभौर। याद रखना, चित्तौड़गढ़ भी इसका उदाहरण हो सकता है। और दोनों दुर्ग हैं, जो गिरि दुर्ग भी हो सकते हैं, दुर्ग हो सकते हैं। और चित्तौड़गढ़, आपको एक चीज और ध्यान रखनी, चित्तौड़गढ़ वन में भी आएगा, गिरि दुर्ग में भी आएगा, औदक दुर्ग श्रेणी का भी है। ठीक है, अब ये चौथी कौन सी, धानवन। धानवन का मतलब होता है मरुस्थल, अर्थात दुर्ग जो घने मरुस्थल के मध्य स्थित हो या मरुस्थल के बीच बना हो या मरुस्थल से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा, आपका धानवन। और ये दुर्ग कौन सा उदाहरण है आपका, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। उसके बाद कौन सा, जूनागढ़। जूनागढ़ के बाद में कौन सा आपका, ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट देख सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा, स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है हमारा दुर्ग। और आपके लिए आरएस हो, सेकंड ग्रेड हो, उसके बाद आपके रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस प्रीवियड हो, अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्तियां हो, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है किसका, दुर्ग का। इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक लिया है। और फर्स्ट लेवल रीट वाले जो आप देख रहे हैं उसमें ध्यान रखना, पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और बेसिकली आपके दुर्ग नहीं है, लेकिन पर्यटन स्थलों के अंतर्गत दुर्गों को समझा गया, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब आती है साहब दुर्गों के बारे में सर्वश्रेष्ठ जो जानकारी दी गई थी वो कौन सी नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से
शुक्र नीति के अनुसार कितनी दुर्ग श्रेणियों में, शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो शुक्र श्रेणियों में 9। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 9 श्रेणियों में। एक एक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां से प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन साहब कौन सा दुर्ग? जल दुर्ग। सॉरी, अपन गिरि ले लेते हैं। गिरि दुर्ग, इसको कहते हैं अपन पर्वत दुर्ग। पहला। दूसरा हो जाएगा वन दुर्ग। तीसरा इंपॉर्टेंट श्रेणी है और वो है कौन सी? एरण। और चौथा है पारिक। पांचवा है आपका पारिद। और छठवा जो आपका है सैन्य। और सातवां जो है आपका सहाय दुर्ग। और कितने हो गए? और एक नवा जो आपका बचा है वो है कौन सा? धानवन, या इसको कहते हैं धानवे। ध्यान से देखना, एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि शुक्र नीति के अकॉर्डिंग दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? अकॉर्डिंग दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। कितनी श्रेणियों में? 4। घबराने की जरूरत नहीं है, एक श्रेणी को आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। आप एक बार देखें, गिरि थोड़ी देर पहले बताई थी परिभाषा। ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर्वतों के मध्य में स्थित हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं अपन? गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? गिरि दुर्ग। उदाहरण की मैं बात करूं आपसे तो गिरि दुर्ग के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, कुंभलगढ़। और राजपूताना में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो कौन से हैं? आपके गिरि दुर्ग हैं। कौन से दुर्ग हैं? गिरि दुर्ग हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरा, वन। वन का अर्थ मतलब क्या होता है? जंगल। मैंने आपको बताया ऐसा दुर्ग जो घने जंगल या बिहाड़ों के मध्य स्थित हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? अपन वन दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? वन दुर्ग। और उदाहरण कौन सा होगा? रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग। दूसरा अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, एरण दुर्ग। इनमें कोई परेशानी नहीं होगी। गिरि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। ऐसा दुर्ग ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हो, उसको कौन सा कहेंगे? गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो घने जंगल बिहाड़ों के मध्य स्थित हो, वो उसको कौन सा कहेंगे? वन दुर्ग, एरण। अब देखिए, याद रखना, इन दोनों दुर्गों का मिश्रण जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? एरण दुर्ग। कैसे है? एक बात तो करेंगे, ऐसा दुर्ग ऊंची पहाड़ी प्लस घने जंगल या बिहड़। अब एक बात आप अपनी ओर से लगा सकते हो, तो एक अपनी ओर से कैसे लगाएंगे वो देखिए। ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी घने जंगल बिहाड़ों के मध्य स्थित हो, जहां आना जाना दुर्गम हो, आना जाना दुर्गम हो या कटीले पथरीले रास्ते हो, पथरीले रास्ते हो, उसको क्या कहते हैं अपन? एरण दुर्ग कहते हैं। ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर्वत घने जंगल अर्थात कटीले
रास्ते पथरीले रास्तों के मध्य स्थित हो उसको कौन सा दुर्ग कहेंगे अपन? एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आती है पारिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारिक का मतलब होता है खाई। क्या? खाई। अब समझ गए होंगे खाई नाम शब्द आए थे हुए, तो आपको ध्यान रखना है, माना कि ये चारों ओर खाई है और इसमें कोई दुर्ग बना हुआ है। ये माना कि कोई दुर्ग बना हुआ है, अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। क्या हो? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो और आक्रमण के समय, किसके समय? आक्रमण के समय इसमें क्या भर दिया जाता हो दोस्तों? पानी भर दिया जाता हो। वो जो दुर्ग कहलाता है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिक। और पारिक दुर्ग का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है राजस्थान, वो कौन सा है? लोहागढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? लोहागढ़। प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार प्रश्न आता है लोहागढ़ दुर्ग कौन सी दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना श्रेणी के अंतर्गत आएगा, पारिक दुर्ग की श्रेणी के। ठीक है, पारिद। अब पारिद का मतलब क्या होता है? दीवार। पारिद का मतलब क्या होता है? दीवार। ऐसा दुर्ग जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत परकोटे में बना हुआ हो। ऐसा दुर्ग जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत परकोटे में बना हो, मजबूत परकोटे में बना हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं अपन दोस्तों? पारिद दुर्ग कहते हैं। और पारिद के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे उदाहरण ले लूं आपका कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये सारे के सारे जो दुर्ग हैं आपको वो ध्यान रखना कैसे दुर्ग हैं? आपके पारिद दुर्ग हैं। कैसे दुर्ग हैं? पारिद दुर्ग। ठीक है, उसके बाद सैन्य। और सैन्य का मतलब क्या होता है? सैनिक। इसको समझना थोड़ा सा, सैन्य का मतलब क्या होता है? सैनिक। अब आपको याद रखना है दोस्तों, सैनिक का मतलब क्या होता है? सैनिक। ऐसा दुर्ग जिसकी व्यूह रचना किसके हाथों में हो? कुशल सैनिक, सैनिकों के हाथों में हो और कुशल योद्धा निवास करते हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? सैन्य दुर्ग कहलाता है। कौन सा? दोबारा सुनिए, ऐसा दुर्ग जिसकी व्यूह रचना सैनिकों के तथा कुशल योद्धाओं के हाथों में हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? आपका सैन्य दुर्ग कहलाता है। और सैन्य दुर्ग में आप बेहतरीन जो उदाहरण है वो कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कैसे सैन्य दुर्ग हुआ वो सुनना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं दोस्तों? कमेंट में बताना कितने साके हुए दुर्ग के अंतर्गत। तो 3 साके हुए होंगे। कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। देखिए, सैन्य दुर्ग और सहायक दुर्ग है वो बिल्कुल अलग अलग है। सैन्य का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, सैन्य का मतलब होता है सैनिक, अर्थात ऐसा दुर्ग जिसकी व्यूह रचना चतुर सेना या चतुरंगनी सेना का निवास हो, उस दुर्ग को कौन सा सैन्य दुर्ग कहते हैं। अब सैन्य दुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा हुआ? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? 3। अब देखिए, सबसे पहला था वो किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रावल रतन सिंह पर। उसमें जो वीर गति प्राप्त की थी पहले, वो किसने की थी? गौरा बादल ने, अर्थात सैनिकों ने सबसे पहले वीर गति प्राप्त की। दूसरा जो साका हुआ था वो 1534 में हुआ था। 1534 में विक्रमादित्य था, और विक्रमादित्य पर जब आक्रमण किया तो आपको ध्यान रखना, राजमाता कर्मावती ने विक्रमादित्य को अपने ननिहाल भेज दिया था। और विक्रमादित्य के स्थान पर चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रभार सौंपा था वो किसको सौंपा था? बाघ सिंह को, जो देवल या प्रतापगढ़ का क्या था? ठाकुर। उसको वीर गति प्राप्त हुई। उसके बाद तीसरा साका आपको पता होगा 1567 और 68 में आक्रमण करने वाला कौन था? अकबर। और अकबर ने जब आक्रमण किया था तो उदय सिंह इस दुर्ग में रहता था, तो उदय सिंह ने उसी समय राजधानी बसाई थी आपको उदयपुर। तो सभी ने मंत्रणा करके उदय सिंह जो था चित्तौड़गढ़ छोड़कर चला गया था। कहां? आपको याद होगा, गिरवा की पहाड़ी। और गिरवा की जो पहाड़ी है वो कहां पर है? उदयपुर। अब गिरवा शब्द का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा गिरवा क्या होता है। यानी कि उदयपुर में गोल नुमा जो पहाड़ी है, पहाड़ी कहलाती है गिरवा की पहाड़ी। ये कहां पर है? उदयपुर में है। तो उस समय उदय सिंह चल गया, और उस समय कौन लगा? आपको याद हो? बताइए। उदय सिंह की जगह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में किस किस कौन कौन लड़े थे? तो आपको ध्यान है, चित्तौड़गढ़ के उदय जो साके में लड़े थे वो लड़े थे आपके कौन? जयमल और पत्ता। कौन लड़े? जयमल और पत्ता।
ठीक है, तो ये इसलिए कौन सा दुर्ग हो गया आपका? सैन्य दुर्ग हो गया। उसके बाद आता है सहायक दुर्ग। अब सहायक दुर्ग में आपको ध्यान रखना, ऐसा दुर्ग जिसमें राजा का कुटुंब, रिश्तेदार आदि का क्या हो, निवास हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? आपका सहायक दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? सहायक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के कुटुंबजन, राजा के रिश्तेदार और राजा की प्रजा का निवास हो, वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? आपका सहायक दुर्ग। उदाहरण के लिए वही कौन सा दुर्ग होगा आपका? चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, जल दुर्ग मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। आपको ध्यान रखना, ऐसा दुर्ग जो दीप की भांति, किसकी भांति? दीप की भांति किससे घिरा होगा? जल से घिरा होगा, वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? जल दुर्ग। उदाहरण के लिए कौन सा होगा आपका? गागरोन। धानवंत दुर्ग में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मरुस्थल के मध्य जो स्थित होता है वो कौन सा होता है? धानवंत दुर्ग होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। ये किसके अनुसार हुआ? शुक्र नीति के अनुसार। अब देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे बेहतरीन जो दुर्ग की संज्ञा दी गई थी वो कौन से दुर्ग को दी गई थी? गिरि दुर्ग को। हमने पूछा शुक्र नीति ग्रंथ से कि भाई एक बात बताइए, आपने 9 श्रेणी हमको बता दी, लेकिन हमें अगर ये पूछा गया कि सबसे अच्छा कौन सा है तो हम कहेंगे, तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, उसके लिए मेरे पास विकल्प, और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग की संज्ञा दी गई है वो कौन से दुर्ग को दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग को दी गई है? सैन्य दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? तो आपको याद रखना है दोस्त, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की संज्ञा किसको दी गई है? सैन्य दुर्ग को। क्यों? कि ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरंगिनी या कुशल योद्धा, कुशल सैनिक निवास करते हो, वो दुर्ग कभी सुरक्षा की दृष्टि से खतरे में नहीं पड़ सकता। ठीक है, अब आपने एक गौर किया होगा, शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियां बताई गई थी? 9। अब इसमें चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो गिरिदुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है, एरण दुर्ग भी है, पारक दुर्ग में आता है, पारिद में आता है, सैन्य में आता है, सहाय में आता है, और आपके जलदुर्ग में आता है, लेकिन कौन सी श्रेणी में नहीं आता? आपके धानवंत। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सभी श्रेणियों के अंतर्गत आता है, छोड़कर किसको आपके दोस्तों? धानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी दुर्ग की श्रेणियों में आता है कौन सा दुर्ग? आपका चित्तौड़गढ़। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है, आपको याद रखनी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। नेक्स्ट, अपन जब इस दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें जो भी साके हुए हैं, जो इसमें कहानी है, उसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। तो ये कौन सी हुई आपकी? शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार ये आपकी कौन सी, शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणी में बांटा गया? इसको 9 श्रेणी में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। मैं अभी आपको कमेंट डालिए, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। अब रोजाना आपके लिए राजस्थान जी की क्लास लाइव रहा करेगी। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स से अनुरोध है इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। अब मैं आर्ट स्टार्ट करूंगा टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर का, स्थापत्य कला का दुर्ग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में सोचेंगे। अब अपना जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा है? दुर्ग है। के बारे में 3-4 शब्द और हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। अब ये कह रहे होंगे सर आपने अभी दुर्ग तो स्टार्ट करे ही नहीं। भैया, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी नींव को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है, और हमें सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी है? नींव मजबूत करनी है। जब हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान तो बनने से रहा। ठीक है, अब देखिए आगे चलता हूं, 2-3 शब्द हैं, इनके बारे में और अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शब्द आता है कौन सा? साका। क्या होता है? आंसर दीजिए। देखिए, साका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। अगर दोनों क्रिया पूरी हुई तो वो क्या कहलाएगा? साका। क्या कहलाएगा? साका। अब केसरिया तो कौन करते हैं ये भी आपको याद रखना है, पुरुष, और जौहर कौन करती है? महिलाएं।
माना कि कोई युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में दुर्ग का जो रक्षक है लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसको तो कहा जाता है कि उसने क्या कर लिया साहब, केसरिया कर लिया। क्या कर लिया? केसरिया कर लिया। अब उस वीर गति के प्राप्त के बाद अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान, अपने मान मर्यादा को बचाने के जो रानी या राजपूतानी जो महिलाएं होती थी, वो अपने आप को अग्नि के हवाले करके अपनी लीला को क्या कर लेती थी, समाप्त। उस प्रथा को क्या कहा जाता है दोस्तों? जौहर। और ये दोनों घटनाएं अगर हो जाती है तो यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों? साका। समझ में आ गया होगा। अब अगर इसमें से एक घटना नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्धसाका। क्या? अर्धसाका। क्योंकि केसरिया हो गया लेकिन क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? अर्धसाका। इसका जो उदाहरण है वो कौन सा दुर्ग है आपका? आपको याद रखना है, जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग ऐसा जिसका मात्र था अर्धसाका। क्या हुआ था दोस्तों? अर्धसाका। ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द आता है पाशिव। अब बताइए अर्थ, पाशिव क्या है? तो देखिए युद्ध के समय रेत, मिट्टी, कंकड़ से निर्मित चबूतरा, रेत, याद रखना, रेत, मिट्टी, कंकड़ से निर्मित जो चबूतरा होता है वो क्या कहलाता है आपका? पाशिव। क्या कहलाता है? पाशिव। क्या कहलाता है? पाशिव। अब आपको ध्यान रखना, क्योंकि देखिए अगर दुर्ग की ऊंचाई अधिक होती थी तो उस पर आक्रमण करने के लिए उसको क्या ऊंचाई करनी पड़ती थी, तो जो भी आक्रमणकारी होता था वो पहले एक टीला था, स्थानीय भाषा में बात करें तो क्या बनाता था? टीला, कच्चा टीला, जिसमें रेत, कंकड़, मिट्टी को डालकर एक टीला बनाता, और उस टीले पर चढ़कर जब दुर्ग पर आक्रमण करता, वही क्या कहलाता था आपका साहब? पासिव कहलाता था। क्या कहलाता? पासिव। जैसे इसका उदाहरण अगर आपसे पूछे तो मोहर मगरी क्या है, ये प्रश्न आ गया। अगर ये प्रश्न पूछा मोहर मगरी क्या है, अब दोस्तों सोचने को बिल्कुल समय मत देना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का तीसरा जब साका हुआ था, अकबर ने जब आक्रमण किया था, तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर ने रेत, मिट्टी, कंकड़ से निर्मित एक निर्माण कराया था, और इस सब क्या रखा था? मोहर मगरी। तो मोहर मगरी क्या है? एक पासिव है। क्या है? पासिव है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बुर्ज। बुर्ज क्या होता है? तो दुर्ग में ऐसा ऊंचा उठा हुआ स्थान जिसमें एक व्यक्ति आसानी से बैठ सकता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्ज। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक बुर्जों वाला जो दुर्ग है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, तो सर्वाधिक जो बुर्जों वाला दुर्ग है वो कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, कौन सा? जैसलमेर। कितनी बुर्जे उसमें? 99। कितनी बुर्जे? 99। ऐसा स्थान होता है जहां पर एक आदमी, गुंबदाकार आकृति है उसकी, जैसे छत्रीनुमा जो आकृति होती है ना, उसको कहते हैं गुंबदाकार आकृति होती है, उसमें एक व्यक्ति आसानी से बैठ सकता है, उसको क्या कहते हैं? और सर्वाधिक बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? अपना जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है। अब एक शब्द और पूछा, करगच, देकुली, मजनिक, और एक और शब्द है इसमें, अर्रादा, क्या है? तो याद रखना, इसका जो उत्तर होगा वो होगा पत्थर बरसाने वाले यंत्र। पत्थर बरसाने वाले यंत्र। तो पत्थर बरसाने वाले जो यंत्र है वो कौन से हैं आपके? गरगच, देकुली, मजनिक और अर्रादा। ये प्रश्न आ सकते हैं। गरगच, देकुली, मजनिक, अर्रादा क्या है? तो आपको ध्यान रखना, पत्थर बरसाने वाले जो यंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उनका नाम है। ठीक है। इस प्रकार से हमने दुर्गों के बारे में अध्ययन किया, और दोस्तों आज की जो क्लास यहीं समाप्त करता हूं।